में रूबी प्रसाद जो कि निर्दलीय विधायक है वो भी हमारे साथ हैं। आपसे जानना चाहेंगे आपको कैसा लगा बजट, आज जो बजट पेश किया गया जिसके चलते लोगों ने वोट दिया था मोदी सरकार को, मोदी सरकार ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, उस लिहाज से आज का बजट कैसा है? मुझे नहीं लगता कि ये आम आदमी के लायक बजट पेश किया गया है जी, क्योंकि भारत गांव का देश है और 80% जनता गांव में निवास करती है जी। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर किसानों से संबंधित होना चाहिए, हमें नहीं लगता कि किसानों से संबंधित कोई खास बजट पेश किया गया हो जी। और साथ साथ हम एक महिला विधायक हैं, हम महिलाओं जब किचन में जाती हैं तो उन्हें लगता है कि दाल चावल तेल जो खाद्य सामग्री हो वो सस्ते हों, तो मुझे नहीं लगता कि वो सस्ता कहीं दिखाई दिया महिलाओं के लिए। कॉस्मेटिक्स के सामान भी महंगे की मूल चिंता है रसोई जो महिला की होनी चाहिए। हिलाल नकवी साहब जी, आप देर से आए, आज के दिन आपको सबसे पहले आना चाहिए था। जी माफी चाहेंगे अमिताभ भाई। बजट आया, आपकी पार्टी की बड़ी विचित्र टिप्पणी आई, मैं हैरान हूं कैसी टिप्पणी कर देते भाई। आपने एक तरफ आपकी पार्टी के बड़े नेताओं ने कहा निराशाजनक, भ्रम से भरा हुआ, अस्पष्ट, दिशाहीन बजट, उसी के बाद पॉज लिया, फिर कहा कांग्रेस की यूपीए की पॉलिसीज को आगे बढ़ा रहे हैं। अब इसका मैं क्या अर्थ मानूं? आपके बड़े बड़े काबिल लोगों ने कहा जो कल तक मंत्री थे भारत सरकार में, जो हुकूमतें हिंदुस्तान चला रहे थे, इसका मतलब अनपढ़ आदमी भी ये निकालेगा कि यूपीए की नेता ये कह रहे हैं कि हमारी नीतियां इस अस्पष्ट थी, भ्रामक थी, यही ना? देखिए अमिताभ जी, ऐसा नहीं है। जो उन्होंने बात कही है उसको आप अगर देखिए तो पॉलिसी होना एक बात होती है और बजट एलोकेशन करना दूसरी बात होती है। यहां पर जो पॉलिसी मैटर की अगर हम बात करें, पॉलिसीज की अगर हम बात करें, तो पॉलिसीज को उन्होंने वही कॉपी करने की कोशिश की है। जहां तक की रही बात बजट एलोकेशन की, तो वो बहुत ही पुअरली एलोकेटेड बजट है। तो ये दो अलग अलग पार्ट्स हो गए। तो पॉलिसी में तो वो यूपीए के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं की हटने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी इसको बेहतर बजट एलोकेशन कर रहे हैं। नकवी साहब, इसको बेहतर ढंग से कहा जाता तो कम से कम भ्रम की स्थिति कांग्रेस को लेकर नहीं बनती। इसको बेहतर ढंग से कही जा सकती थी बात। जी अमिताभ जी, इसी काम के लिए शायद हम लोग जो है वो किए गए हैं कि वो अपनी बात कह देते, फिर हम लोग उसको बताते घूमते हैं कि इसका क्या निहित है इसमें। अमिताभ जी, जहां तक कि इस बजट का सवाल उठता है, तो आप इसके अंदर अगर देखिए तो इस बजट के अंदर अगर हम पूरे बजट को देखें तो आलोचना करने को बहुत सी जगहों पे आलोचना की जा सकती है, लेकिन इसके अंदर कुछ अच्छी चीजें भी हैं। ऐसा नहीं है कि सारा सब जो है वो गड़बड़ी है। जो इसके अंदर सबसे हमको जो दिखाई देता है कि जो अच्छा काम किया गया वो ये है कि ये जो 100,000 करोड़ रुपए वेंचर कैपिटल की तरह दिया गया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने में मदद देनी चाहिए इसको, इसकी वजह से निश्चित रूप से आगे बढ़ना चाहिए। जो दूसरी बात जो हमको चिंता में डालती है, हिलाल में अभी बहुत क्रिस्प टिप्पणी, एक बार सबसे बात कर लूं फिर स्पेसिफिक टिप्पणियों पर जाऊंगा। जी ठीक है। 28 से 29 जो योजनाएं 100 करोड़ की बनाई गई हैं, वो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा विचलित कर देने वाली हैं कि 100 करोड़ रुपए आप सबको देते चले गए बिना ये सोचे हुए कि उसका इंपैक्ट क्या होगा। जैसे 100 करोड़ रुपए कन्या बचाओ और कन्या पढ़ाओ के नाम के ऊपर दिया है, और 200 करोड़ रुपए उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए दिया है। ठीक है अमिताभ जी, ये बड़ी विचलित कर देने वाली इनके आपका बिंदु समझ आया। राजेश जी, बीएसपी को कैसा लगा बजट? मैं ये कह सकता हूं कि ये बजट कुछ भी बता पाने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। इसे मैं किसानों का हितैषी मानूं, इसे मैं मजदूरों का हितैषी मानूं, इसे मैं उद्योग जगत के हितैषी मानूं, कुछ अपने में बहुत ही ये गड़बड़ झाला जिसे शब्द कह सकते हैं हम लोगों की तरफ एक इस्तेमाल होता है। जी हाँ। कि किसी को भी ये संतुष्ट नहीं कर पा रहे। जिस तरह से टोकन मनी, मैं इसको टोकन मनी वाला बजट कह दूं तो ज्यादा बेहतर। मैं समझ गया, आप कह रहे हैं भूल भुलैया है जो लखनऊ में। ठीक है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आपने सबको सुना, आपकी पार्टी पूर्ण बहुमत में सरकार है, वो बजट लेके आई, बहुत उम्मीदें थी देश को। आप संगठन में हैं, संगठन के मुखिया के नाते उत्तर प्रदेश में आपको लगता है कि जो वादे आपने चुनाव के मंचों से उत्तर प्रदेश की जनता से किए, उन वादों को पूरा करने का व्हीकल है ये बजट, वाहन है?
निश्चित तौर पर अरुण जेटली जी का आज का बजट भाषण चुनाव की सभाओं में जनता से किए गए वादे की तरफ बढ़ने के संकल्प का द्योतक है। और मैं इसलिए ये बात कहना चाहता हूं कि इतने कम समय में एक तरह से अंतरिम बजट अगर सरकार का कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमने जो चुनाव घोषणा पत्र में कहा उसमें से अपनी प्राथमिकताएं तय करके पहले वर्ष की और उन प्राथमिकताओं पर हमने सामान्य धन आवंटन करके काम पर बढ़ने का संकल्प किया है। ये बात ठीक है कि आवश्यकता ज्यादा धन की है, कम की व्यवस्था है, लेकिन आपको तो ध्यान होगा कि 1 रुपए टोकन मनी करके भी बजट में प्रावधान बजट में इशू रखा जाता था और बाद में कंटिजेंसी से उस पैसे की व्यवस्था होती थी। सामान्य जनता पर और मध्यम वर्ग पर बिना 1 पैसा बढ़ाए हुए सामान्य बजट का ऐसा आना मैं समझता हूं कि एक अच्छा शुभ संकेत है। और जहां तक लोग महंगाई की बात कर रहे हैं, 6 माह में महंगाई कम करने के वादा किया गया है। अभी हिलाल नकवी जी ने एक बात कही है कि 200 करोड़ रुपया तो मूर्ति के लिए और 100 करोड़ रुपया रखा गया। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, वो 200 करोड़ रुपया एक बार है बस। और जो हम बेटी और उसको पढ़ाई उसके लिए जो पैसा वो करंट चलना है, योजना लॉन्च हुई है, प्रारंभिक बजट आवंटन हुआ है, लेकिन जितने लोग उसके लिए पात्र होंगे वो रुकेगा नहीं। और समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 साल में छोड़कर भाग गए बेरोजगारी भत्ता और लैपटॉप, वो परिस्थिति जेटली जी के बजट में से किसी घोषणा पे आने वाली नहीं है। वाजपेयी जी, बजट पर मैं बहुत लंबी टिप्पणियां में कभी इसलिए बहस में पक्ष में नहीं रहता क्योंकि बजट एक केवल संकल्प भर है। वो कितना पूरा होता कितना नहीं होता उसके बाद मूल्यांकन होना चाहिए। अगले बजट से पहले पिछले बजट का मूल्यांकन होना चाहिए। वरना आज मैं देख रहा था पंडित जी के समय से जो बजट आए, नेहरू जी के समय से लेके और अब तक, मैंने आज लगभग सरसरी निगाह सब पर डाली। हिलाल नकवी जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने देखा कोई भी बजट ऐसा नहीं रहा जिसमें जितनी मदें हैं ना, ल्योर करने वाले जितने खिड़कियां हैं, सब में सबका जिक्र है। किसी प्रधानमंत्री के समय में बजट आया हो, दलित, आदिवासी, गिरिवासी, वनवासी, महिला, अल्पसंख्यक, पिछड़े, अगड़े, युवा, वृद्ध, सब में कुछ ना कुछ जिक्र रहता है। वो एक टोकनिज्म है, ठीक अलग बात है। इसलिए आज मैं इसकी मेरिट डिमेरिट पर बहुत नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ बातें जो चौंकाती हैं वाजपेयी जी, वो ये, मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूं कि जो पब्लिक कमिटमेंट हो, बाकी बजट तो बाबू तैयार करते हैं। वाजपेयी जी, आपसे बेहतर कौन जानता है किस प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के पास इतना समय है कि वो 300 पन्ने अंग्रेजी में लिखे बैठ के टाइप करे? बाबू तैयार करते हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप उसको विजन देती है, उसमें प्राण फूंकती है। मूर्ति शिल्पकार तैयार करता है, पुजारी आचार्य उसमें प्राण प्रतिष्ठा करता है। प्रधानमंत्री बजट में प्राण फूंकते हैं। कुछ चीजें मुझे अजीब लगी। आपने कहा कि जो दलित हैं उनके लिए 548 करोड़ रुपए रखे 7 महीने के बजट में। इफेक्टिव टाइम शायद 7 महीने के आसपास मिलेगा बजट को। 548 करोड़, 31 करोड़ के आसपास की आबादी, उससे ज्यादा ही की है। कितना पैसा आया हाथ में इस 7 महीने के लिए? मेरा तो गणित कमजोर है, लेकिन मेरे ख्याल से रुपया 2 रुपया पड़ेगा एक आदमी के उन्नयन के लिए। इससे क्या उन्नयन हो गए? मंदिर के बाहर बैठे लोगों के हाथ में बताशा देने जैसा। एसटी के लिए 5000 करोड़ का प्रावधान है। नहीं भैया, मैं एक सेकंड, जो मेरे पास आंकड़ा है उसमें दलित अनुसूचित जाति के लिए आपने एक स्कीम में 548 करोड़ रुपए रखे हैं जिनसे उनका विकास होना है। दूसरा, आप चुनाव के दौरान आपने कहा, मोदी जी ने, कि चाइना अपने जीडीपी का 20% खर्च करता है शिक्षा पर। और साथ में उन्होंने यह भी कहा कि जब लोकसभा में पहला भाषण दिया तो उन्होंने कहा मातृ शक्ति को आर्थिक प्रगति से जोड़ना होगा। दोनों बातें अच्छी थी, मैं सहमत था।
लेकिन जब मातृशक्ति को जोड़ने की बात आई तो बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ वो 100 CR 6 महीने के लिए 100 करोड़ रुपए। इससे तो ये योजना जुम्बिश भी नहीं कर सकती, अंगड़ाई भी नहीं ले पाएगी। मैं मूर्ति की बात पर नहीं जाऊंगा, हालांकि मायावती का सवाल ठीक है। मैं तो हमेशा इस पक्ष में रहा, राजनेता सिर्फ अपना काम करे, जनता की सेवा करे। वाजपेयी जी, मूर्ति तो जनता खुद बना देती है, लगा देती है अपने पैसे से। आदमी काम उतना अच्छा करके जाए। राम और कृष्ण की मूर्तियां इस देश में किसी सरकार ने लगाई क्या? उनसे ज्यादा मंदिर किसी के बने क्या? काम करके गए। किसी भाजपा सपा बसपा ने मंदिर बनवाए क्या राम और कृष्ण के? आज भी उनका जन्मदिन मनता है, रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी। उतना तो नेहरू गांधी का नहीं होता। काम करके जाइए, मूर्तियों के चक्कर में नहीं पड़िए। मायावती जी 5 साल वही काम की। एक बात मुझे और भी समझ इसमें नहीं आई, जिसको मैं समझना चाह रहा था। आपने चुनाव के दौरान कहा कि मुझे ऐसा अल्प मुस्लिम युवक चाहिए जिसके एक हाथ में कुरान और एक में वो क्या होता है आजकल, लैपटॉप आईपैड, क्या वो हो। देश की 13% आबादी मुसलमान है। हम लोगों के प्रदेश में वो आबादी ज्यादा है, लेकिन टोटल पॉपुलेशन का लगभग 13% मुसलमान है। उस आबादी के मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए हमने दिए। कितना इस एलोकेशन से, एलोकेशन का मतलब क्या? एलोकेशन सरकार की सिंसियरिटी को भी डिनोट करती है। एलोकेशन से ये भी। और एक बात और सबसे महत्वपूर्ण जो मैं सोच रहा था कि मैं वाजपेयी से कहूंगा जरूर, चुनाव के दौरान ये मसला उठा कि मोदी जी ने उठाया कि भारत को दुग्ध क्रांति की जरूरत है, श्वेत क्रांति की जरूरत है, एक दूसरा कुरियन चाहिए। मैं सहमत था, मैंने सैल्यूट किया, यस है। और उसके साथ उन्होंने कहा कि लेकिन कांग्रेस की सरकार गुलाबी क्रांति कर रही है। गुलाबी क्रांति मतलब बधशालाएं, जिसमें गाय भी कट रही है। उन वधशालाओं के सुविधाएं, उन वधशालाओं पर नियंत्रण के लिए, व्यवस्था के लिए 40 दिन भी ज्यादा है। यह काम तो 4 मिनट की सरकार कर सकती थी, 4 मिनट की। हमने जनता से इस बात का कमिटमेंट अगर किया तो हमको ध्यान रखना चाहिए था कमिटमेंट, ये ध्यान रखना चाहिए था कमिटमेंट। ये कुछ सवाल हैं, कुछ बातें अच्छी की आपने, प्रतीकात्मक चीजें अच्छी है। युद्ध स्मारक बनवाने का फैसला किया नरेंद्र मोदी ने, मैं इसकी बहुत सराहना कर रहा हूं। मैं जितने भी सेना के लोगों से मिला, पूर्व सेनाध्यक्षों से मिला, नीचे के जवान से मिला, हर आदमी कहता था कि अग्निहोत्री, दुनिया में कहीं जाइए, युद्ध में शहीद हुए लोगों का स्मारक है। यह हमारा ही देश है जहां सेना का स्मारक नहीं। अपमानित होता था देश। अच्छी बात। एक प्रोजेक्ट वो भी अच्छा है कि इलाहाबाद से हल्दिया तक गंगा में परिवहन का साधन बने, अच्छी बात। ऐसे बहुत सारी चीजें अच्छी है। लेकिन ये जो कुछ बड़े सवाल है जो समाजशास्त्र से जुड़ते हैं, मैंने अपने को सीमित रखा वाजपेयी जी उन्हीं सवालों तक जो समाजशास्त्र से जुड़े हैं। अर्थशास्त्र पे तो गए नहीं। न मुझे कॉर्पोरेट टैक्स समझ में आए, न मुझे प्रॉपर्टी टैक्स समझ में आए। मुझे समझ में आता है अल्पसंख्यक, मुझे समझ में आता है दलित, मुझे समझ में आता है बेटी की हिफाजत, मुझे समझ में आती है दुग्ध क्रांति और गुलाबी क्रांति। ये कुछ सवाल है जिनका जवाब भाजपा को देना चाहिए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, जी, जहां तक आपने गुलाबी क्रांति की बात और दुग्ध क्रांति की बात कही है, मैं इससे सहमत हो सकता हूं कि वो संकल्प उतना प्रखर रूप से सामने नहीं आया है। लेकिन ये मान के चलना कि भारतीय जनता पार्टी अपने उस संकल्प को भूल गई है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। आपने जो सामाजिक बिंदु उठाए हैं
उन सामाजिक बिंदुओं पर भारतीय जनता पार्टी ने बजट में चर्चा की है, व्यवस्था की है। आप कदाचित इस बात से सहमत होंगे कि बजट में अगर कोई व्यवस्था है